और क्या हाल खबर है बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। अब अप्लाइड फिजिक्स वन पार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है ना, बहुत ज़रूरी है ये। और अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट हम लोग समय लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो आप, अ, यहाँ पे आप ये देखो, 1 मिनट। ये देखो पिछला जो क्लास था ना, इसमें हम फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में समझे थे। एक एक करके आप लोगों को बता रहे हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डिफिनेशन समझे थे, सीखे थे। फंडामेंटल और डिराइव्ड के बारे में हमने सीखा था। यूनिट और अलग अलग टाइप के जो सिस्टम है उसके बारे में हमने समझा था। डायमेंशंस को हमने डिटेल से किया था। डायमेंशनल फार्मूला कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हमने आपको करना सिखाया था। और आपसे बोला गया था कि आपके बुक के अंदर भी बहुत सारे डायमेंशंस फार्मूले हैं, उनको जाके आप जरूर इसमें प्रैक्टिस करें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने समझाया था आपको। डायमेंशनल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस भी हमने समझाया था। ये सारे इक्वेशंस हो गए थे, और जो डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने करवाया है, लगभग 2.5 घंटे, है ना, 2.5 घंटे का ये आपका लेक्चर था, उसमें आपने किया था। अब आप सोचो यहाँ पे कि आप लोगों को कितना याद है इसमें से, क्या क्या आपको, ये मैंने नहीं करवाया था, ये मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है? जो कि एरर से रिलेटेड है, मेजरमेंट जब हम पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये करवाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अब ये सोचना है कि ये इतनी टॉपिक्स जो हमने कर लिया है, सर ने बता दिया, मैंने आपको बताया, उसमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपको याद है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा दिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कितना याद है। ठीक है? तो अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझते हैं ना, रियलाइज अगर आप नहीं करेंगे, तो देखो ऐसे ही क्लास लेक्चर चलता चला जाएगा, और फिर आपको ऐसा होगा कि फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि सारे चीज़ों को एक बार जो है ना फिर से रिवाइज करना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली है ना, ये वाली आप लोग पढ़ने वाले हैं अभी के समय। ये फोर्स एंड मोशन यूनिट 2 का जो आपका पहला चीज़ है ना, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके एग्जांपल्स, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है, स्केलर वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, रिजोल्यूशन है, और उसके एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ अब हम समझने वाले हैं, ठीक है? ये वाली देखो, ये वाली टॉपिक जो अभी हमारा क्लास चलने वाला है ना, आप एक ये समझ सकते हो कि ये कोई एक इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है। ये जो वेक्टर एंड स्केलर है ना, ये एक ऐसे चैप्टर्स है जो फिजिक्स के हर चैप्टर्स में इसके इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि आप पढ़ते हो ना एडिशन, बचपन में आपने जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा था, ठीक है? तो जब हमने वो बचपन में पढ़ा था तो जोड़ अलग से सीखा था, घटाव अलग से सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सीखा था। बट आप बताओ ये किस चैप्टर का है? इस तो सभी चैप्टर का है ना, हर चैप्टर का है ये चीज़ें, हर चैप्टर में ये चीज़ें इस्तेमाल किए जाएंगे। उसी प्रकार से ये वेक्टर और स्केलर एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर चैप्टर में इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो वेक्टर और स्केलर में जिनकी कन्फ्यूजन रहेगी ना, तो उनको हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। और जो महा प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम से होती है। तो क्या आप छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं? आंसर होगा कि नहीं। तो उसका एक ही उपाय है कि अभी जो आप चैप्टर चल रहा है ना, स्केलर वेक्टर स्टार्ट होने वाला है, इसको आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से सीखे। 100% गारंटी है, 110% गारंटी है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ आप सीख जाएंगे, फिर कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर और स्केलर को। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी होता है जिसको नापा तौला जा सकता है। हमने सीखा था कि इस दुनिया में बहुत सारे क्वांटिटी है, बहुत सारे क्या है, क्वांटिटी है, जिसका इस्तेमाल आप सभी करते हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए।
क्वांटिटी का मतलब नॉर्मली वर्ड्स बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है, हाइट है, डिस्टेंस है, वेट है, कि फेयरनेस है, हैप्पीनेस है, इमोशंस है। क्रिकेट के अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 रन्स है, सिक्सर्स है, वाइड है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको मेजर किया जा सकता है ना, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही डिटेल से हमने समझाया था आपको लास्ट क्लास। और ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं ना, तो दो चीजें यहाँ पे आती है। एक चीज आती है कि अगर किसी चीज को मापना है, जैसे सपोज दैट मास का एग्जांपल ले लेते हैं, मास, ठीक है ना, मास को आपको मापना है। किसका मास को? तो रियलाइज करते हैं प्रैक्टिकली, घर से हम निकलते हैं दुकान पे और बताए थे कि आपको चीनी लाने के लिए जाना है, और दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि भाई इतना केजी चीनी आप दे दो। इन्होंने कितना मास आपने कहा? 8 केजी सर चीनी लेना है, ठीक है। क्या बताओ, ये आपको चीनी मिल जाएगा ना? जी सर मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए हमने 8 केजी का इस्तेमाल किया। बताए थे कि इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। इसका कितना हो गया? 8 हो गया, केजी यूनिट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट आप जिस शहर के अंदर भी आपका घर है, उस शहर के एक चौराहे पर मैं खड़ा हूँ और आपसे आपके यहाँ आना चाहता हूँ, और फ़ोन पे मैंने आपसे बात किया कि मुझे आना है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका आपका के, ठीक है ना, घर का, आपके घर की लोकेशन है ना, आपके घर की लोकेशन कहाँ से? फ्रॉम, ये चौराहा है ना, ये चौराहा यहाँ से। और आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे बताया कि सर आप जो है ना, ये बोले कितने आ जाओ? आपने कहा कि 2 किलोमीटर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने कहा कि ये 2 किलोमीटर आप आ जाओ। क्या लग रहा है कि हम आपके घर पे पहुँच पाएंगे? सोचो, नहीं पहुँच पाएंगे। गुस्सा जाएंगे, झल्ला जाएंगे, कहेंगे कि यार पूरा बात बताओ कि 2 किलोमीटर किधर आना है मुझे, किस रोड की तरफ आना है। यहाँ तो 4 डायरेक्शंस है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा सर 2 किलोमीटर आ जाइए, कुछ भी है, कॉलेज मोड़ की तरफ, कॉलेज के तरफ आ जाइए, कॉलेज के तरफ आ जाइए, या इधर आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, यहाँ पे जब आप मास मेजर कर रहे थे ना, तो मास मेजर करते समय आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं थी। अगर आप दुकानदार से बोलते कि 8 केजी चीनी दे दीजिए नॉर्थ के डायरेक्शन से, उत्तर के दिशा से, ऊपर से नीचे से, दुकानदार थोड़ा सा समझता कि मतलब ये थोड़ा सा क्या है ना, चढ़ा के आया हुआ है, पागल है ये, ऐसे कौन मांगता है। अब आप टाइम की बात करो, अगर आप किसी से टाइम पूछे कि भाई टाइम कितना हुआ है, वो बोलेंगे कि 10 बजे है नॉर्थ के डायरेक्शन से, तो साउथ के डायरेक्शन से क्या 11 बज रहे होंगे क्या? नहीं। मतलब वहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे है, जैसे ये वाली आपके घर का जो लोकेशन हमने पूछा, तो यहाँ पे बिना डायरेक्शन के तो चलेगा ही नहीं। मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब क्या, दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसको कहा जाता है स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको कहा जाता है वेक्टर। क्लियर है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसको स्केलर कहा जाता है। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उसको वेक्टर कहा जाता है। और जिसमें वेरिएबल, बदलने वाला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, मतलब है एक ही चीज़ लेकिन बदलने वाला है, उसको क्या कहा जाता है? टेंसर कहा जाता है। क्लियर है बात? हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली ना, मुख्य रूप से जो बड़ी डिटेल्स टॉपिक है वो वेक्टर के ऊपर है, ठीक है। स्केलर में बस इतनी ही पूछी जाती है कि स्केलर क्या होता है। तो आप यहाँ से लिख लें कि स्केलर क्या होता है? क्वांटिटी इज द डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है? स्केलर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, देखो भाई, टेम्परेचर, एनर्जी,
फील करो, इसको रियलाइज करो। जब कोई टेम्परेचर पूछता है ना हमसे, तो क्या हम बताते हैं क्या कि सिर्फ ये बताते हैं इतना डिग्री सेल्सियस है? ये तो नहीं बताते हैं ना नॉर्थ से है कि साउथ से है। नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है बताना, इसलिए नहीं बताते हैं। स्पीड आपका हो गया एंगल, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक इंडक्टिविटी, वोल्टेज, करंट इन द सर्किट और इट्स ब्रांचेज, मास हो गया, डिस्टेंसिटी, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर आपका क्या है? स्केलर है प्रेशर। बता देगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, प्रेशर भी डाल देगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स वेक्टर है तो लगता है कि फोर्स वेक्टर है तो प्रेशर भी वेक्टर होना चाहिए, बट प्रेशर स्केलर है। इफिशिएंसी किसी मशीन का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ये सभी के सभी क्या है आपके स्केलर्स है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम वेक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, किस में चलते हैं? वेक्टर की तरफ। तो जी आ जाओ। अब जो हमारा टॉपिक है यहाँ जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये है आपका वेक्टर। ध्यान से आप इसको समझेंगे, वेक्टर। और वेक्टर का जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं आपको सदिश। ठीक है, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो अभी बताए कि इसे वेक्टर का क्या डिफिनेशन होगा? ए फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग भी लिखें, ए फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी which have both magnitude and direction, both magnitude and डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड also follow the also follow the law of vector addition, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जो जोड़ने का नियम है उसका पालन करता हो। अब ये वेक्टर को जोड़ने का क्या नियम है आगे हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर लॉ का पालन भी करे, उसको क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम वेक्टर के लेते हैं जो आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इसको विस्थापन, ये आपका क्या है? वेक्टर है। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे, ये आपका वेक्टर है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, त्वरण, ये आपका वेक्टर है। फोर्स की आप बात करेंगे, ये आपका वेक्टर है। टॉर्क की आप बात करेंगे, ये आपका वेक्टर है। ठीक है, प्रेशर तो आपको स्केलर में आ जाता है, अभी मैंने आपको समझाया था प्रेशर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये आपका क्या है? वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये आपका क्या है? ये वेक्टर है। मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे, मोमेंटम, ये आपका वेक्टर की कैटेगरी में आता है, सब चीजें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको ईटीसी, एक और हम एक करंट डेंसिटी की बात करेंगे। कौन सा? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये सभी आपके क्या है? वेक्टर की कैटेगरी में आता है, ईटीसी। इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर भी दिए होंगे तो इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब एक कुछ नोट्स है वेक्टर के बारे में। नोट्स क्या है, ध्यान देने वाली बात। हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, एरिया और एंगल की बात करते हैं। ये एरिया और एंगल क्या होता है? एरिया और एंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो एरिया जो है ना, अगर स्मॉल है, एरिया क्या है? अगर स्मॉल है तो ये वेक्टर होगा, ध्यान देना है। एरिया अगर स्मॉल है, छोटा सा एरिया है
तो वेक्टर होगा, और अगर एरिया लार्ज है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। उसी प्रकार से एंगल अगर स्मॉल है, इसके साथ भी कनेक्ट कर दे, अगर एंगल स्मॉल है तो ये वेक्टर होगा, और अगर लार्ज है तो ये आपका स्केलर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये एरिया और एंगल के साथ है, ध्यान रखना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ठीक है, अगर एरिया अगर स्मॉल है, छोटा है, तो वेक्टर है। चलो ठीक है, मतलब छोटे एरिया में डायरेक्शन होता होगा। हाँ होता है, लेकिन बड़े एरिया में नहीं होता होगा, तो डायरेक्शन किधर होता है, आप ये पूछेंगे। जी, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है ना, चाहिए आपको, ये इसको, ये छोटा एरिया है, तो ये सरफेस है एरिया वाली, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है देखने वालों की तरफ। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ठीक इधर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर किधर होता है। जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होता है, ये वाले का एरिया इधर की तरफ चला जाएगा, और इसकी जब लार्ज हो जाएगी तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ये तो एरिया के केस में हो गया, लेकिन एंगल कैसे होगा, तो देखो भाई, एंगल के लिए आप यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब दाहिने हाथ के थंब का नियम, अंगूठा का, करना क्या है कि ऐसे एंगल है, इधर से इधर एंगल है, तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को ऐसे रखना है और ऐसे घुमा देना है। अंगूठा किधर गया, बाहर की तरफ गया, यानी इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे घुमाते तो अंदर की तरफ हो जाता। तो ये चीज है आपका एरिया और एंगल के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर, फर्स्ट नंबर नोट्स हो गया, सेकंड नंबर आप इसको पॉज करके आप नोट कर ले इसको, ठीक है। दूसरी बात क्या है, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, दोनों है इसके पास, देखो मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर, बट ये स्केलर है, बट इट इज स्केलर। अब स्केलर है क्यों, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, कारण क्या है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, किसको फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। वेक्टर को जो जोड़ने का नियम है ना, इसका ये पालन नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंट स्केलर क्यों है, ठीक है। तो ये इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है, इसीलिए आपका ये करंट क्या है, स्केलर है। लेकिन करंट डेंसिटी लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, ध्यान देना, एक ही साथ है करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है करंट बाय एरिया, ये क्या होता है आपका, वेक्टर होता है। ध्यान रखना, करंट स्केलर है बट करंट डेंसिटी आपका क्या है, वेक्टर है। तो ये सारे थे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। इस एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन है जो क्या है, ठीक है ना, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। नोट करिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। चलो अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, देखो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। जितने टॉपिक्स आएंगे, जितने चैप्टर्स आएंगे बच्चे ना, एकदम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप पहचानोगे कि कौन से इसमें वेक्टर है और कौन से स्केलर है। अपने बारात गया होगा, तो बारात में बहुत सारे बाराती जाते हैं, दूल्हा भी जाता है, दूल्हा के घर वाले भी जाते हैं। आप कैसे पहचानते हैं कि दूल्हा कौन है, ये बताओ। कुछ तो तरीका होता होगा, होता है ना सर, उसके सर पे स्पेशल टाइप का जो होता है ना, एक टोपी होती है। जी सर, और क्या सर, उसका जो मतलब गेटअप होता है वो अलग टाइप का होता है। अब अभी के उसमें मतलब घर वाले हैं ज्यादा करीबी है, तो उसको भी एक टाइप से टोपी पहना देते हैं, और वही देख के आप पहचान जाते हैं कि हाँ ये कुछ खास लोगों में से, पहचानते हैं ना। उसी प्रकार से इस ग्रुप में
जो फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अलग अलग सिंबल है। जैसे कि मास के लिए आप m लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए v लिखते हैं, प्रेशर के लिए p लिखते हैं, फोर्स के लिए f लिखते हैं, है ना। डेंसिटी के लिए d लिखते हैं, डिस्टेंस के लिए x लिखते हैं, कभी y लिखते हैं, कभी s लिखते हैं, कभी d लिखते हैं। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि वो वेक्टर है? तो वेक्टर को पहचान करने का एक तरीका है, उसका जो सिंबल होगा ना, उसके ऊपर तीर का निशान लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? तीर का निशान लगा रहेगा। वैसे ही जैसे बारात में जो खास रिश्तेदार होते हैं, उसके सर पे क्या होती है? टोपी होती है। तो ये आपको लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह होता है, लेकिन जनरली देखने को मिलता है। तो आपको उस पे नहीं जाना है, तर्क वितर्क नहीं करना है कि सर मैंने बारात गया था, तो कितने बच्चे सोचने लगे, मैंने बारात गया था सर, मैंने वहां देखा ही नहीं। आप मतलब कभी कभी देखे होंगे बारात, तो उस पर कोई डिस्कस नहीं करना है, इसको समझना है यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो वेक्टर होगा ना, उसके जो सिंबल होंगे, उसके ऊपर तीर का निशान होगा। क्या होगा? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एरो एरो ओवर सिंबल। सिंबल के ऊपर क्या रहेगा? एरो या फिर बोल्ड लेटर करके रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि जैसे कि अभी बताया वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर है। तो जब ये लिखा रहेगा ना सिंबल में, तो ऐसे लिखा रहेगा, भी के ऊपर तीर का निशान। या फिर देखेंगे आप अपने किताब में, बोल्ड करके लिखा रहेगा एकदम ऐसे, ये बोल्ड करके लिखा रहेगा, है ना। ये वेक्टर है। आगे फोर्स की बात करते हैं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है ऐसे एफ, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा आपका। तो वेक्टर की आपको यही पहचान है बुक के अंदर। अगर कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे ए है और ए के ऊपर ये डाल दिया, आप समझ जाना कि ये वेक्टर है, यानी इसके पास डायरेक्शन है, पक्का है इसके पास डायरेक्शन। या ऐसे भी लिखा रह सकता है, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, ठीक है, फोल्ड करके। आप समझ जाना कि ये क्या है? फैक्टर है, कहीं भी। अच्छा, कभी ऐसे मान ले ऐसे लिखा हुआ मिल जाए टाइम पे, है ना, टाइम पे ऐसे लिख दे, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये गलत है ना, क्योंकि टाइम एक स्केलर है और स्केलर के ऊपर तीर का निशान नहीं होता है। तो आपको पहचानना है कि कैसे वेक्टर को आप पहचानेंगे बुक के अंदर। तो या तो वो लिखा रहेगा ए वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, या फिर ना लिख के सीधे ऐसे दे दिया रहेगा। तो आप समझ जाना कि वो क्या है? वेक्टर है। तो पहचान जाओगे ना। हाँ, जब तक पहचानोगे नहीं तब तक कुछ आगे होगा नहीं, तो पहचानना है। ऐसे लिखा रह सकता है, ये देखो ध्यान से, जैसे वेलोसिटी लिखने की बात है, तो देखो ऐसे लिखा रह सकता है। देखो वेलोसिटी है कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स टुवार्ड्स नॉर्थ, ऐसे लिखा रह सकता है। ये वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन भी है ना, ये v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, ये ऐसे लिखा रह सकता है। क्लियर है? अब हम आपसे पूछे यहाँ पे कि इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो सर 5 है। डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ के तरफ है। डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ के तरफ है। ऐसे ही फोर्स में पूछ सकता है, ठीक है। या फिर अगर ये -5 देता मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, फिर पूछते कि इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, तो फिर 5 होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये है आपका क्या? वेलोसिटी को ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ये। लेकिन सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर पूछते, मतलब डायरेक्शन नहीं पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, नोटेशन ऐसे घेर देंगे। अगर मान लेते हैं कहीं पर भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भी, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पूछा गया है। लेकिन ऐसे पूछा गया है, ये वाली बताओ, तो ये किसका सिंबल होता है? ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। अगर घेर देंगे दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, और इसका वैल्यू सिर्फ 5 होगा यहाँ पे। तो एक तो था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड से घेर दिया जाए और तब पूछे, तो है तो वेक्टर ही, लेकिन आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। या सिंपली ऐसे भी आपसे पूछा सकता है, v बताओ, मतलब v के लिख दिया है वेलोसिटी, आपको पता है वेक्टर है, लेकिन पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू बताओ, इसका मतलब डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो ये दोनों, या तो v को मॉड लगा दो, इसको क्या बोलते हैं, मॉड लगा दो, या फिर v ऐसे नॉर्मली रहे, इसका मतलब आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें पॉज करके।
अब वेक्टर को तो पहचानना अब हम लोग सीख गए हैं कि वेक्टर को कैसे पहचाना जाता है, पहचान जाएंगे सभी। अब क्या है कि कुछ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? एक वेक्टर को हम लाइन से भी दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है और यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो ऐसे दिखा रहेगा ये वाला। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इनिशियल से फाइनल के तरफ, इनिशियल से फाइनल के तरफ ये लाइन सेगमेंट भी क्या करता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कहीं तीर का निशान अगर कहीं दिख जाए इस प्रकार से, तो ये, और इस वेक्टर का नाम क्या होगा सर? ए बी, ए से बी वेक्टर। ये लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर को हम लोग लाइन सेगमेंट से भी दिखाते हैं। लाइन सेगमेंट क्या करता है? ये भी किसी न किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक है, इस वेक्टर का ए बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए बी है। या किसी का मानना हो कि सर इस वेक्टर का नाम पी है, तो जो मान लो पी है। किसी का मानना है क्यू है, क्यू मान लो जो मानना है। तो ए से बी की तरफ क्या है? ये ए बी है। अब ये जो वेक्टर है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ये वाली, ये है ना वेक्टर है लाइन सेगमेंट से। मान लेते हैं ये वेक्टर का नाम हम ए दे दिए हैं। ठीक है, ये जो है ना ये वाली पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इसको बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है? टेल, पूंछ। और इसको क्या बोला जाता है? इसको हेड बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको टेल और इसको हेड। और इस वेक्टर का जो दिख रहा है ना, तो डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कितना है? तो अगर लाइन सेगमेंट में दिखाए तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके डिस्टेंस को माप लो कितना है। ये वाला डिस्टेंस आप माप लो। इसका जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है, जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, वो किसके बराबर होती है? इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लिखना है आपको, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, लाइन सेगमेंट में ये मान लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम ए है और इसकी लंबाई 3 मीटर है। अब देखो सेम डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन सेम है, लेकिन अब ये 6 मीटर का हो गया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये ए का डबल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात थी जो आपको समझना था वेक्टर के केस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है वेक्टर को समझने के लिए, आगे एडिशन करने के लिए। दूसरी बात, एक वेक्टर को ना आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रख के। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, कीपिंग, क्या कीपिंग करना है जी? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रख के आप वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ भी कर दो। देखो लंबाई सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इधर है इधर है। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी आपका ए ही हो जाएगा। ये कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे एक ऐसे करके देखो वेक्टर लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक वेक्टर है, एफ लगा। इसको आप इस लाइन पे करके ना आप यहाँ भी इसको शिफ्ट कर सकते हो, ये भी एफ ही रहेगा। तो एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रख के। ये जो दो बात आपको बताया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आगे समझने के लिए चीज़ों को। ठीक है, जैसे तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछना है, क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना, वो प्रॉब्लम उन्हीं के सामने आती है। और जो मेहनत नहीं करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होगा? तो प्रॉब्लम
नहीं क्रिएट करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप पढ़ो ही नहीं, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट पढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि आप लोग पढ़े लिखे और कहीं पे दिक्कत होता है तो हमारे फिर से कंसल्ट करें। आपकी जो डॉट क्लासेस एक्स्ट्रा एडिशनल हम लगाएंगे ना, उसमें आपके सारे डॉट्स एकदम पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। समझो कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए जो जो दोनों वेक्टर है ना, उसका या तो हेड एक जगह होना चाहिए, नहीं तो टेल एक जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर से समझो। जैसे एक वेक्टर है ये, अच्छा इस वेक्टर का ये क्या है, टेल है। और एक दूसरा वेक्टर है ये, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है बी। देखो इस वेक्टर का हेड यहाँ है और टेल यहाँ है, इस वेक्टर का भी हेड यहाँ है और टेल यहाँ है, दोनों का टेल कंसाइड कर गया है। तो वी कैन determine the angle between two vector when either their heads or tails coincide at a point, is at a point. We can determine the angle between two vector when either its tails or heads is at a point. अगर टेल और हेड एक पॉइंट पे रहेगा तभी कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अच्छा बताओ, ये तो है ना दोनों का टेल एक जगह है, देखो ऐसे है तभी तो टेल एक जगह हुआ है। ये जो एंगल बना ना, यही इसके बीच का एंगल हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है? और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा ए बी के बीच का एंगल, यानी कि ये बराबर कितना हो गया, थीटा हो गया। अब वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता है, ये देखो दोनों का इस बार क्या है जी, हेड है। चलिए ये वैलिड है। हमने कहा कि दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए या दोनों का हेड होना चाहिए, तो ये वैलिड है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एंगल इसका मेजर किया जाएगा। एक अनदर कंडीशन लेते हैं, चलो यहाँ पे अब सीखते हैं। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं। और ये वाला जो एंगल दिया है ना, 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ कितना है। कई लोग तुरंत जवाब दे देंगे सर दिख रहा है ना 120 डिग्री, बट बच्चे ये गलत है। मैंने क्या कहा था कि एंगल तब निकाला जाएगा जब या तो हेड एक जगह होगा, नहीं तो टेल। अब देखो ये वाली जो वेक्टर है ना ए की, ये ए वेक्टर है, इसका टेल यहाँ है और हेड यहाँ है। इस वेक्टर का देखो हेड यहाँ है और टेल यहाँ है, तो हेड टेल एक जगह हुआ क्या, हेड हेड नहीं ना हुआ एक जगह, या टेल टेल एक जगह नहीं हुआ। तो करना क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोगों को, ये वाली जो इस तरह का सिचुएशन बनी है उसमें हेड और टेल यहाँ पे एक जगह है, लेकिन या तो हेड होना चाहिए नहीं तो टेल होना चाहिए। तो करेंगे क्या, अभी जो हम नोट्स आपको बताए थे ना, ये वाली देखो, ये वाली वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इस वेक्टर को तो आगे शिफ्ट कर सकते हो ना, यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर सकते हो ये वेक्टर को, तो ए का तो ए ही रहेगा ना। लेकिन यहाँ बढ़ाने से अब ये हेड यहाँ चला गया और इसका टेल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हो गया ना, तो अब हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होने से ऐसा हुआ है। यानी ये है 120 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री हो गया थीटा का वैल्यू। और जब तक कोई भी वेक्टर है उसके बीच का एंगल हम नहीं निकाल लेते हैं सही सही, कोई ऑपरेशंस कर ही नहीं पाएंगे। ना ही हम एडिशन कर पाएंगे, ना ही हम सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे, किसी भी तरह की चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो समझना, ये बातें जो है ना छोटी है बट समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थीटा गलत लिख दिए ना तो सारी क्वेश्चंस ही गलत बन जाएगी, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है, ठीक है? आप इसको पॉज़ करके नोट्स कीजिए, समझिए इन सब चीज़ों को। और मैंने जो रिपीट किया था ना, क्या लिखना है स्टेटमेंट अगर हो तो, वी कैन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन आइदर देयर हेड्स और टेल्स इज एट अ पॉइंट और कोइंसाइड एट अ पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए।
अब आगे क्या है, ये देखो क्या पढ़ना है आप लोगों को। ये देखो, ठीक है। हमने अभी क्या समझा, स्केलर के बारे में समझे, वेक्टर क्वांटिटी, एग्जाम्पल्स ढेर सारे देखे, रिप्रेजेंटेशन देख लिए, ठीक है, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट वेक्टर को किया जाता है, और अभी एंगल समझे। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। देखो जी, ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं ना, हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था जी, कि जब आप वर्ड्स पे फोकस करेंगे ना तो फिजिक्स पढ़ना आसान हो जाएगा। जो टाइप्स है ना उसी तरह के हैं, ना भी पढ़े तो चल जाएगा। क्योंकि देखो क्यों चल जाएगा, अभी अभी आपको बता रहे हैं। एक जो टाइप्स होता है, इसके है जीरो वेक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब बताओ जी, नहीं पढ़े रहते तो पता नहीं चलता क्या जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको जीरो वेक्टर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। और इसी का एक और नाम है वाइड वेक्टर। और ये वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ए वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, मैग्नीट्यूड इज जीरो, कॉल्ड जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। अगर मानते हैं कोई वेक्टर ए है और ये एक जीरो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसी को जीरो वेक्टर कहा जाता है। क्लियर है बात। दूसरा दूसरा आपका जो वेक्टर है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा बताओ जी, यूनिट का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल चीज से हम डिनोट करते हैं। जैसे वेक्टर को तो हम ऊपर में तीर का निशान लगाते हैं ना, लेकिन इसके ऊपर में कैप रहेगा, क्या रहेगा, कैप रहेगा, ऐसे करके, ऐसे ये वाली ऐसे करके कैप रहेगा। जैसे ए वेक्टर है, इसके ऊपर में ऐसे कहीं पर अगर दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये कौन सी वेक्टर है, ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब वन होता है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर वुज मैग्नीट्यूड इज वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, आप लिख लेना ना, यहाँ पे जीरो की जगह पे वन, इसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। और अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टाइप का वेक्टर हो गया। देखो अपने पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए जिस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, ध्यान देना। वाई के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप, और इसके तरफ जो जेड के तरफ वो के कैप होता है। तो ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्स एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के कैप से। आपके बुक के अंदर ये सब चीजें आएगा। तो ये एक टाइप का क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, क्या है, ए है, और इसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसका यूनिट वेक्टर, यानी ए वेक्टर है, इसका यूनिट निकालना है, यानी ये वाले। तो इस वेक्टर को आप क्या करो, इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर का मान लीजिए ये है 5 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ के डायरेक्शन में, और उसको 5 से आप डिवाइड कर दिए तो 1 आ जाएगा ना। तो इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो देखा आपने, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये दो वेक्टर आपके पास आया। जीरो का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब आप देखें अगला जो आपका टाइप है वेक्टर का, तीसरा जो है हम लोग पढ़ते हैं
को इनिशियल वेक्टर क्या पढ़ते हैं? को इनिशियल वेक्टर। अभी इसका मतलब क्या हुआ जी? जिसका इनिशियल पॉइंट को हो, मतलब साथ, क्या हो? सेम इनिशियल पॉइंट हो। जिसका शुरुआती पॉइंट क्या हो? सेम हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको हम लोग को वेक्टर, जैसे ये देखो, ये सभी के सभी क्या है? सॉरी, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है। चौथा, कनकरेंट वेक्टर। क्या होता है? कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब होता है कि जिस जो एक ही पॉइंट पे जाके मिलता हो। कनकरेंट का मतलब, जैसे ये वाली देखो, ये कौन सी वेक्टर है? कनकरेंट वेक्टर है, एक ही पॉइंट पे जाके मिलती है। पांचवा जो वेक्टर हम लोग का है, कोप्लेनर। इसको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में हो। क्या हो? सेम प्लेन में हो। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में जो वेक्टर हो। इसको आपको जब एग्जाम में पूछाएगा ना, तो बड़ा करके आप इसको लिख लेना। लिखना कि वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन, वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन। जैसे बहुत सारे वेक्टर, ये जितने वेक्टर सब इसी बोर्ड के प्लेन में है, अगर कोई ऐसे उठा होता तो इसका मतलब प्लेन बदल गया। ये सेम प्लेन वाली वेक्टर, जैसे कि ये एक प्लेन है और देखो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ऐसे है, तो ये सब एक ही प्लेन में है। इसको कोप्लेनर। अब इसी में क्या बोला जाएगा? कनकरेंट है। जो नन कनकरेंट है, जैसे कोई नीचे कोप्लेनर, नन कोप्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा? जो नन कोप्लेनर है वो एक प्लेन में नहीं रहेगा। ठीक है। छठा अगर आप देखेंगे तो देखो, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब हुआ जी? इसी को बहुत सारे लोग लाइक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होगा कि दो वेक्टर, वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तभी तो इक्वल होगा। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो ये इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? नाम ही में है, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसका सेम हो। जैसे ये देखो, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। क्या देखने से लग रहा है? जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, जितना मैग्न या जितना जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर है। ए और बी क्या है? इक्वल है। उसी प्रकार से आपके सामने आ सकता है ना अनइक्वल वेक्टर। क्या आ सकता है? अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल का मतलब जो इक्वल नहीं है। अनइक्वल का मतलब कि मैग्नीट्यूड में भी अंतर हो सकता है, डायरेक्शन भी अंतर हो सकता है, या दोनों के दोनों बदल सकते हैं। तो एक क्या हो गया? अनइक्वल वेक्टर हो गया। अनइक्वल वेक्टर आप यहां से देख सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर। या इसी को क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, तो मतलब जो इक्वल नहीं है वो अनइक्वल हो गया। और आठवां क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल वेक्टर हम इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब हुआ? जिसका डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल वेक्टर का क्या मतलब हुआ? कि जिसका सेम डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए सिर्फ, तभी तो पैरेलल होगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये वाली एक है और एक ये वाली है, देखो डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। तो डायरेक्शन जब यहाँ पे दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ए और बी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए जो है ना वो पैरेलल है किसके? बी के। अब एंटी पैरेलल आपसे पूछा जाएगा, ये भी उधर टाइप में आता है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है जो पैरेलल नहीं है, उल्टा है एक दूसरे के, एक इधर और दूसरा इधर, तो ये क्या हो गया? आपका एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। ये चीज है। ठीक है। ये तो 8 टाइप के आपको आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और टाइप के वेक्टर। बाकी बहुत टाइप के आपको ना किताब के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स का खेल है। वर्ड्स आपको समझ में आ रही है ना, तो वो वेक्टर आपको समझ में आ ही जाएगी। ठीक है। 9 नंबर, एक पोलर वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? जिसका क्लियर कट, ठीक है ना, क्लियर कट इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जिसका क्लियर कट हो। जैसे कि आप अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, यहाँ से यहाँ, ए और बी, दिस इज द पोलर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? पोलर वेक्टर होगा। 10वां क्या होता है आपका? एक्सियल वेक्टर। ये क्या होगा? एक्सियल मतलब जो एक्सिस के अबाउट होता है। एक्सियल का मतलब क्या होगा? तो किसी, ये तब एक्सियल वेक्टर यूज किया जाता है जब कोई एक्सिस हो। जैसे कि ये वाला देखो, ये अगर कोई, ये डिस्क है सपोज दैट, और ये डिस्क, ये वाली ये है, और इसके डिस्क चारों तरफ नाच रहा है। ये चारों तरफ जब ऐसे रोटेट करेगा, तो इस तरह का वेक्टर जो है ना एक्सेल वेक्टर कहलाता है। जैसे कि आपको
एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है आपका एक्सियल वेक्टर है, जिसमें एंगुलर बना के घूमेगा। एंगुलर मोमेंटम जो एक्सिस इसमें इन्वॉल्व होता है, ये क्या हो जाएगा, आपके एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। टॉर्क ये आपका एक्सेल वेक्टर हो जाएंगे। तो इस टाइप के कई टाइप के वेक्टर्स है, जिसको आप लोग, एक फिक्स वेक्टर है, मतलब जो फिक्स वेक्टर हो, अनफिक्स है जो बदलते रहता है, इस टाइप के कई टाइप के वेक्टर्स है। तो हमने आपको 10 प्रकार के वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे समझाया, एक एक करके आप इनको देखें और नोट करें। ये देखें आप, टाइप्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे। फिर कोइनिशियल, कनकरेंट, कोप्लेनर, इक्वल या लाइक, अनइक्वल, और फिर पैरेलल वेक्टर आपने देखा, फिर यहाँ पे पोलर और एक्सियल वेक्टर। तो इतने टाइप के आपको वेक्टर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दीज आर टाइप ऑफ वेक्टर। आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, यह है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने वाले हैं। पिछले जो कई लेक्चर्स थे वहां पे हम सिर्फ वेक्टर से आपकी पहचान करवा रहे थे कि वेक्टर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। लेकिन डिफिनीशन में एक बात आपको, आप लोगों को बताए थे, आपसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन भी करता है। तो ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो होता क्या है, आज उसके बारे में समझने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो पहला लॉ होता है, जो वेक्टर के एडिशन का फर्स्ट लॉ है, ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका जो पहला लॉ है वेक्टर एडिशन का, ये आपका आता है ट्रेंगल लॉ, ट्रेंगल लॉ, ठीक है, ट्रेंगल लॉ। अब ट्रेंगल लॉ है तो इसमें ट्रेंगल तो होगा, जी सर है, ये देखो ये एक ट्रेंगल है। अब ये लॉ कहता क्या है कि अगर कोई दो साइड ले लो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये वाला देखो तीर दे दिए, तो एक वेक्टर हो गया है ए, और यहाँ से यहाँ ऐसे करके ये दूसरा हो गया, यानी कि बी। ये दो साइड क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है सेम मैनर में। सेम मैनर का मतलब ये ये कंटिन्यूअसली, ये ये ऐसे गया, अगर ये ऐसे जाता और ये ऐसे आता तो सेम मैनर नहीं होता। तो दो साइड क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, वेक्टर को, कर रहा है। इसको स्टेटमेंट क्या लिखना है, इफ ए एंड बी, ये आपके सिलेबस में है, पूछा जाएगा, स्टेटमेंट भी याद रखना है। रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रेंगल। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज शोन इन फिगर, या फिर ट्रेंगल इन सेम मैनर, क्योंकि आप ये फिगर बनाने के बाद ही आप ये लिख पाओगे, इन सेम मैनर। देन थर्ड साइड, थर्ड साइड, अब थर्ड साइड की बात क्या है, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और थर्ड साइड ये यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, इसको सी बोल देते हैं। देन थर्ड साइड सी रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी के सम के बराबर होगा तीसरा साइड, यानी कि सी जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब देखना, ध्यान देने वाली बात है, ए प्लस बी,
यहाँ से ए और बी जोड़े तो डायरेक्ट यहाँ से हम पहुँच सकते हैं। शुरुआत यहाँ से किए इस रास्ते से होके और यहाँ पहुँचे, तो ये दोनों का जो सम होगा वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के बराबर होगा, सी के बराबर, या रिजल्टेंट बोलते हैं ना, जो सम होता है उसको रिजल्ट बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट के बराबर मान लेते हैं, इसको आर से अगर डिनोट करे तो आर के बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। ये किसी भी ट्रेंगल में होता है, यही आपका क्या है, ट्रेंगल लॉ है। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस करो आप, जैसे कि ये मान लो एक ट्रेंगल हो गया, इस वेक्टर का नाम ए है, इस वेक्टर का नाम देख लो यहाँ से बी है, और ये वाले इधर वाले वेक्टर का नाम सी है। अब ये देख के बताओ कि इसमें क्या लिखा जाएगा ट्रेंगल लॉ के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से ध्यान से, बी और सी है ना सेम मैनर में, तो बी और प्लस सी, बी और सी, और यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम पहुँच सकते हैं। ये दिया हुआ है ए, तो यानी ये ए के बराबर हो गया। यही आपका क्या है, ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। मतलब किसी ट्रेंगल के अंदर अगर दो साइड है जो लगातार है, ऐसे लगातार का मतलब ये जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उन दोनों का आप सम करेंगे ना वेक्टर को, तो ये थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा। अब क्या है कि मान लेते हैं ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है, ये है, इसका डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड इसका किसके बराबर, इसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इसके बराबर। जब दोनों को सम करेंगे तो ये वेक्टर आया, मतलब डायरेक्शन इधर होगा, और मैग्नीट्यूड इसकी लंबाई के बराबर, तो इसकी लंबाई को आप मेजर कर लो, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब जोड़ने के बाद कितना मैग्नीट्यूड आएगा, इसके बराबर। क्या लग रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे नॉर्मली, उससे छोटा है कि नहीं है। हाँ, तो वेक्टर में जो जोड़ने का नियम होता है ना, वो ऐसे काम करता है, ना कि स्केलर की तरह आप 10 और 5 को जोड़ोगे तो 15 ही हमेशा आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। ये था आपका ट्रेंगल लॉ। यहाँ पर दूसरी जो लॉ है जिसमें हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। क्या है, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसकी इसी की तरह है, ट्रेंगल की तरह है। नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। ये आपका है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बनाना है एक, ये देखो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है। अब देखो ये समानांतर चतुर्भुज जो है ना, क्या है, ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। और ये देखो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, तो यहाँ पे इसको ये मान लो कि ए है और ये क्या है, बी है, सपोज दैट ये वाली बी है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये जो डायगोनल है वो ए प्लस बी हो जाएगा। ये तो ट्रेंगल वाली, ऊपर वाली को थोड़ा भुला जाओ, ये वाली, तो देखो तो ए प्लस बी हो, ये हो जाएगा, ए और बी को ऐड करेंगे तो ट्रेंगल लॉ है। तो ये क्या हो गया, लेकिन ये है पैरेललोग्राम के अंदर, किसके अंदर है, ये पैरेललोग्राम के अंदर है, मतलब पैरेललोग्राम बना के किए हैं। पैरेललोग्राम दो ट्रेंगल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ कह दिया, बाकी है वही चीज। अब एक और क्या है कि मान लो कि ये ए है, तो अब ये बताओ कि ये वाली कितनी होगी, ये भी तो ए होगी, पैरेलल है, सेम है, इक्वल है। ये बी है तो ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यानी कि आप देखो इसको लिखने का क्या तरीका है कि दो वेक्टर है ए और बी, है ना, ये बी है और ये ए है, और ये पैरेललोग्राम का अगल बगल का साइड है। पैरेललोग्राम का क्या है, अगल बगल मतलब आजू बाजू, एक दो, तो उसका जो डायगोनल होता है ना, वो दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है, यही तो है डायगोनल। आप वैसे जो ट्रेंगल लॉ से जो तब भी तो वही आ रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। क्या है कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी क्या है, इज द एडजेसेंट साइड। अब लफड़ा से बचना चाहते हो ना, तो सीधा लिख दो एज सॉन, यहाँ पे जरूर लिख दो एज सॉन, मतलब जैसा कि दिखाया गया है, ऑफ अ ट्रेंगल। ये क्या है, ट्रेंगल का एडजेसेंट साइड है, देन देयर डायगोनल डायगोनल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए एंड बी। इसका डायगोनल जो होगा ए और बी के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यही आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इसको सोचना है, समझना है, खुद से बनाना है,
कि आप ये जो है ना इसको आप भुला जाओ ये वाली, तब तो ट्रेंगल बन गया ना, तो ए प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम पूरा देखेंगे तो ये इसका डायगोनल हो गया, तो उसी को लिख दिया गया है कि यही आपका पैरेललोग्राम लॉ है। मतलब ए और बी को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके डायगोनल की लंबाई को आप निकाल लो। उसके डायगोनल की लंबाई को कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री से निकालेंगे, ज्यामिति से निकालेंगे, और निकालने के बाद जो आएगा वही होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन तो दिख रहा है किसके तरफ है, इसके तरफ। अभी हम आगे जब एडिशन पढ़ेंगे ना तब करेंगे। और जो तीसरा लॉ होता है आपका, ये पॉलीगन लॉ होता है। बहुत आसान है ये पॉलीगन लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन का मतलब बहुभुज होता है, मतलब बहुत सारे, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ से देखो कितना साइड, ये इस वेक्टर का नाम अगर ए दे देते हैं, इसका क्या दे देते हैं बी, देखो मैनर देख लो सी, इसको दे देते हैं डी, और इसको दे देते हैं ई। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, सबको हम जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, पहुंचो ऐसे करके, प्लस डी प्लस ई, ये किसके बराबर होगा, तो एक वेक्टर जो यहाँ से एस रास्ते से पहुंचे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, देखो ध्यान से तीर का निशान, ये मान लेते हैं एफ है, तो ये सीधा किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। दिस इज द पॉलीगॉन लॉ, यही पॉलीगॉन लॉ है, कोई चीज़ नहीं है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, दो ही था तो तीसरा के बराबर। इस पॉलीगॉन में इतने सारे यहाँ से यहाँ पहुंचे तो सबको जोड़ने के बराबर, 3 से 4 साइड रहे, 5 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, तो ये ऐसे जहाँ से चले थे सेम मैनर में पहुँचते पहुँचते यहाँ हम पहुँच गए तो इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉलीगॉन लॉ है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको पॉलीगॉन लॉ का दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये है, यहाँ से यहाँ, ये क्लोज्ड पॉलीगन हो गया। ये कौन सा पॉलीगन हो गया, क्लोज्ड पॉलीगन हो गया। मतलब हम जहाँ से चले थे वही पहुँच गए। मैनर देख लो, ए बी सी डी, मैनर एक ही है ई। अच्छा, तो इन सभी का सम किसके बराबर होगा क्लोज्ड पॉलीगन में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ थे वही हम पहुँच चुके हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने, चलो इसको खुद से करो जरा, देखो तो। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें चेंज करते हैं, बोलो। अब इसको देख के बताना है इसका सही क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, चल पड़ना है, यहाँ से निकल पड़े ए के रास्ते। देखो ए डायरेक्शन देखते चले जाओ, बी सही है, सी उल्टा है, तो इसको आप माइनस सी लिख लो। उल्टा है मतलब माइनस सी, हमको ऐसे ना चल रहे हैं तो इसलिए ऐसे दिया माइनस सी। अब ये सही है, डी ये सही है। ई फिर उल्टा आ गया है ना, तो इसको माइनस ही लिख लो। फिर ऐसे चल रहे थे एफ, फिर ये सही आ गया प्लस एफ, जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए। इसका वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्लियर है। अब माइनस वाले को इस साइड भेज दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी प्लस ई के बराबर हो जाएगा। ये आपका इसके लिए वैलिड इक्वेशन हो गया। तो ये आपके 3 लॉ थे, ठीक है ना, किसके, वेक्टर एडिशन के, वेक्टर को ऐड करने के। ये 3 नियम जो अभी आपने देखा, देखो ये था पैरेललोग्राम, पॉलीगन, है ना, ये ट्रायंगल लॉ, इसको आप नोट करो। उसके बाद क्या है, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है आपका पॉलीगन लॉ। ये 3 लॉ थे जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इसी लॉ का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि वेक्टर को सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसी 3 लॉ का इस्तेमाल करके। तो चलो हम यहाँ पे अब वेक्टर को ऐड करना सीखते हैं। से एकदम कॉपी कलम लेके आप लोग बैठ जाओ, ठीक है।
और सीखते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। जोड़ सीखना है आज, जोड़ घटाव आपको सिखाना है आज, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन बहुत आसान है, बस आना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ, बस पढ़ाई जरूरी है। बाकी ये बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत उपयोगी भी है, ठीक है ना। इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। तो जिसके बगैर चल नहीं सकते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ रहा है। सीखते हैं वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को जोड़ना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं इस वेक्टर को। तो दो वेक्टर दिया रहेगा, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, ये दिया हुआ है, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो देखो इसके बराबर इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। और एक दूसरा वेक्टर है, ओके क्या होगा, ये बी है और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। देखो जब भी दो वेक्टर देगा ना, तो पहला वेक्टर मान लो ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया। दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी हो गया, क्लियर है। और इसके बीच का एंगल थीटा, ये तीनों चीज तो जरूर ही दिया रहेगा, इस बात को तो आप मान ही लो। ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, ये पक्का है। और अब दोनों का सम निकालना है आपको, ए और बी का सम। तो देखो एक चीज है क्या ना, कि आप a प्लस बी अगर लिखते हो ना कि ये सम निकालना है, तो ये गलत है यार। ए और बी को सम करने का मतलब होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हो, आप डायरेक्शन तो ध्यान रख ही नहीं रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है 10 नॉर्थ के तरफ, और बी है जिसका वैल्यू है 8 साउथ के तरफ। आप दोनों को जोड़ दिए, ए और मतलब 10 और 8 को, इसका मतलब है कि आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ा, 10 8 18, डायरेक्शन का ध्यान तो आप रखा ही नहीं कि एक नॉर्थ की तरफ जा रहा था एक साउथ की तरफ जा रहा था। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं ना तो ये गलत होगा, वेक्टर का सम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का सम है। तो वेक्टर का सम कैसे लिखना पड़ेगा सर, ये ए और बी, ये अब वेक्टर का सम हुआ। इसके अंदर अब क्या हो गई ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गई। और इसको जोड़ने के बाद आपको क्या आने वाला है ये बताओ, इसको जोड़ने के बाद क्या आने वाला है यहाँ पे। तो इसको जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने का तो हमारे पास वही एक नियम है, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। तो अब इससे मिलके हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। देखो ये बनाना पैरेललोग्राम, ओके, ये आपको पैरेललोग्राम, सॉरी, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये ए है, बी है, और देखो ये ए ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। और ये पैरेललोग्राम में कहता है कि इन्हीं दोनों को ना सम करना है, तो इन दोनों का सम तो इसके बराबर होता है। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, डायगोनल। अभी बताए थे क्या, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के सामने आ गया। मतलब ए और बी को जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये आर आएगा। और आर किसके बराबर है जी, अगर इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इस पॉइंट को सी, यानी कि ए वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, बी मतलब बी का मतलब ओ बी वेक्टर, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ सी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, ओ सी वेक्टर आएगा। तो अगर रिजल्टेंट आपको निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर का मतलब ओ सी। अब देखो ये वाली तो ए तो दी हुई है ना, पहले से ए तो दी हुई है कि ओ ए के बराबर है, इसकी लंबाई तो मुझे पता है। बी भी दिया हुआ है कि ओ बी की लंबाई पता है मुझे, थीटा दिया हुआ है। बस अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो हमको ओ सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि रिजल्टेंट ओ सी, ये वाले का हमको लंबाई निकालना पड़ेगा। और ये वाले की लंबाई अगर हम निकाल लेंगे तो इसकी लंबाई ही इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। क्लियर है। अब इसका लंबाई हम निकालते हैं एक एक करके। लंबाई निकालने के लिए भाई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जो पढ़ा था ना क्लास 10th तक ज्योमेट्री, वही लगाना है। कैसे निकालेंगे लंबाई, ये देखो यहाँ से हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए, इसका मान m दे दिए।
अब देखो तो ट्रेंगल ओ सी एम, ये जो त्रिभुज है ओ सी एम, हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ सी एम। बोलो ओ सी एम, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कि विकर्ण जो होता है ना डायगोनल का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ से एम, ओ से एम का स्क्वायर, और ये एम सी प्लस क्या हो जाएगा, एम सी का स्क्वायर हो जाएगा। बस सोल्व कर दो इसको, हो जाएगा आपका आंसर। अब ओ सी क्या है, ओ सी हमारा रिजल्टेंट है ना, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देख लो, इसके जगह पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ओ एम, ओ एम ये किसके बराबर इसको लिख सकते हैं ना, ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस ए एम। नजर नहीं हटाना है बोर्ड से, नहीं तो हो जाएगी दुर्घटना। अब ये एम सी, ये एम सी, चलो ठीक है, एम सी का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर बोलो जी, ओ ए का वैल्यू किसके बराबर है, ओ ए किसका मैग्नीट्यूड है सर, ए का, इसके जब आप ए का मैग्नीट्यूड यानी ए, एम किसके बराबर है, ए एम। चलो ध्यान से देखते हैं। अब बताओ ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा ना, बोलो इसका लंबाई बी के बराबर, तो इसकी लंबाई बी। अच्छा ये वाली थीटा है तो ये कितनी हो जाएगी सर, ये भी थीटा हो जाएगी। तो अब बताओ कि ये थीटा है, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, तो ये वाला बी है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो इसकी लंबाई बी कॉस थीटा हो जाएगी, और इसकी लंबाई, ये वाले की लंबाई एम सी की बी साइन थीटा हो जाएगी। पक्का होना ही होना है, भूल रहे हैं तो थोड़ा सा मैथ को रिवाइज कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ए एम के जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी एम के जगह पे बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और एम सी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा का स्क्वायर। देखो जी एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लियर और बताएगा नहीं कोई। अब देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाली है ना, ये वाली साइड स्लाइड टू डिलीट, ये वाली, ये वाली हटाना है, हाँ हाँ हट गया ये टोटल का ना स्क्वायर है, हाँ। तो अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे बी कॉस थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू ए और बी कॉस थीटा आ गया इसका, और इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जी ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये वाले बी एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये आर जो रिजल्टेंट है ना, ये आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आप माला बना के पहन लीजिए। मैंने बताया था ना कि जब भी कोई दो वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड पहला का, दूसरा का और थीटा दिया रहेगा, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट निकालना है। और देखो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए दिया है, बी स्क्वायर बी दिया है, टू ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूला पे डालो, आपका रिजल्टेंट सामने आ जाएगा। यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम रिजल्टेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है दो वेक्टर को सम करने का, ठीक है। आप इसको जो है ना खुद से भी करने की कोशिश कीजिए एक दो बार कम से कम, कि अब ये तो समझ गए, एक बार आप नोट्स की अपने कॉपी के अंदर, फिर आप कभी नहीं अगर होता है ना तो अपने किसी दोस्त को बताने की कोशिश कीजिए कि यार दो वेक्टर का सम तुमको आता है कैलकुलेट करने पर, अगर नहीं आता है तो लाओ हम बताते हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप कॉलेज के अंदर है तो ऐसे ही पढ़ाई चलता है अपने ग्रुपिंग के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो उनका भला होना हो, आपका तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डायरेक्शन भी तो निकालना है,
मैग्नीट्यूड निकाल लिए, दो वेक्टर को जोड़े तो मान लेते हैं कि तीसरा वेक्टर आर आ गया रिजल्टेंट, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड को तो निकाल लिए। डायरेक्शन क्या हो, ये वाला डायरेक्शन है, इधर से ए से कितना एंगल मान लेते हैं अल्फा बना रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन अल्फा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी बाई ओ एम, एम सी बाई ओ एम। तो एम सी का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा, किसके बराबर है, बी साइन थीटा। और ये बताओ नीचे वाला ये किसके बराबर है, ये ओ ए प्लस ए एम, तो ओ ए का वैल्यू तो ए के बराबर है, और ये बी कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये है डायरेक्शन निकालने का, और ये वाली क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने का। यही आपका क्या है, वेक्टर एडिशन है। इसका आपको कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, कैसे कैसे आता है, और इस पर क्वेश्चन तो पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, और थीटा दे दिया है 60 डिग्री, दोनों के बीच के एंगल। बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये लगाओ, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस कितना 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 से ये वाली कैंसिल हो गई। ये कितना 9 प्लस 16 25, और ये 12 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 37 आ जाएगा मीटर। इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब एंगल भी निकालना है, तो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी फॉर्मूला था ना, बी कॉस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, क्या था फॉर्मूला, बी साइन थीटा है ना, ये क्या था, बी साइन थीटा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब निकाल लो, बी के जगह पे कितना 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू √3/2, सॉरी साइन 60, और ये ए का वैल्यू 3 प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है, और यहाँ कॉस 60 है 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5√3/2 इंटू 5, 3 2 5, सॉरी ये 4 रूट है ना, ये 4 है, 4√3 है 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2√3/5 आ जाएगा, ये टेन अल्फा का वैल्यू। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, यानी अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 2√3/5, ये वाली आ जाएगा। तो इस टाइप से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आपके पूछ लिए जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बस एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ और हम इसमें देखते हैं, जैसे कि अनदर एग्जांपल है कि आपके पास ए दे दिया, मान लो 10 मीटर का दे दिया, और बी दे दिया आपको 8 मीटर का, और थीटा इस बार आपको दे दिया है 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा, बस वही सेम चीज़ है, यानी कि ए दे दिया इधर और बी दे दिया इधर, मान लेते हैं ना, ए बी वेक्टर दे दिया इधर, 90 डिग्री थीटा दे दिया, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कितना हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये वाली 0 हो गई, यानी आर इक्वल टू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब एंगल 90 डिग्री हो ना, तो आप सीधा याद रखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है ना, कॉस 90 0 हो जाएगी, तो आप ये याद रखो सीधा। और ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 100 प्लस रूट अंडर 164, सीधा ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर अल्फा निकालना है तो कॉस ये कितना हो जाएगा, ऊपर में था आपको बी साइन थीटा यानी साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90। आप देखो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, साइन 91 यानी कि बी बाई ए हो जाएगा सीधा। ये 90 के केस में आप सीधे याद सकते हो, स्पेशल केस बना के जब 90 हो तो। अब उसी केस में अगर आप एग्जाम्पल में जाओगे कि अगर थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री है, सब कुछ सही है, यही रहेगा, बट थीटा अगर 0 डिग्री है तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो तो आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, चूंकि 1 आ जाएगा तो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यानी अगर थीटा जीरो हो, जीरो का मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ए है, ए भी इधर है और बी भी इधर है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो सीधा आप ए प्लस बी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10 प्लस 8। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो, अनदर एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे कि थीटा 180 डिग्री हो, ये सारे के सारे आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग भूल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अगर थीटा 180 है, इसका मतलब है एक इधर है और दूसरा इधर है ना, ए इधर है और बी इधर है, तो आपका रिजल्टेंट क्या लग रहा है, सीधा हो जाएगा ए माइनस बी के बराबर, यानी बड़े में से छोटे को आप घटा दो। अगर है 90 है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप यहाँ पे चलती है और आप जल्दी जल्दी भी इन चीज़ों को कर सकते हो, दो वेक्टर को जब सम करने का बारी आती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें आप लोग को हम घर से बनाने के लिए देते हैं, लेकिन इससे पहले एक दो बात और हम समझ लेते हैं। यदि ए और बी बराबर हो, मैग्नीट्यूड दोनों का, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो क्या होगा, यानी कि ए और ये वाली बी है बराबर हो, तो क्या लग रहा है, ये और ये दोनों का ताकत अगर सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, ठीक बीच से पास करेगा। मतलब ये एंगल अगर थीटा हो तो ये वाला थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ये कॉमन सेंस ज़्यादा इसमें काम करता है कि दोनों बराबर हो तो ठीक बीच से पास करेगा। तो अब ये इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा बाई 2, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो सकता है पूछ दे, तो आप रख दो ना, ए बी दोनों बराबर है तो आप बी के जगह पर भी ए रख दो, तो ए साइन थीटा आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ए प्लस यहाँ पे ए कॉस थीटा, तो ए को कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस, यानी कि कितना बच गया आपका, टेन थीटा बाई 2 और यहाँ से कितना था, टेन अल्फा इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। उसी में अगर आप ये देखते हैं कि ए बड़ा है बी से, तो देखो ये ए जो है ना, ये ए है और ये बी है, ए बड़ा है इसका मतलब रिजल्टेंट इससे सट के जाएगा, जाएगा ना, जो बड़ा है ताकतवर है वो अपनी तरफ इसको लेके जाएगा, तो यानी कि इससे सट के जाएगा, अगर बी बड़ा रहेगा तो इससे सट के जाएगा। तो इस तरह की चलती है। ठीक है, ये आपका है वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को कैसे कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं जो आप जरूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपकी सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन है फाइंड आर, रिजल्टेंट निकालना है। ये आपका पहला है, दो फैक्टर है, ए एक है 4 मीटर और बी है 6 मीटर और थीटा आपका 90 डिग्री है। दूसरा, ए बराबर है 10, बी बराबर है 2 और थीटा इस बार है 120 डिग्री। तीसरा, ए बराबर है 7, बी बराबर है 5 और थीटा है इस बार 0 डिग्री। चौथा, ए बराबर है 8, बी बराबर है 6 और थीटा है इस बार 180 डिग्री। ठीक है, पांचवा, ए बराबर है 1 और बी बराबर भी है 1 और थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, इसको आपको बना के लाना है, घर पे सॉल्व करना है कि आपका रिजल्टेंट कितना आ रहा है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अल्फा का भी वैल्यू निकालना है, 10 अल्फा का, तो ये आपको कितना आ रहा है ये बनाएंगे, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ दो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर को सम करने के लिए है। ठीक है, दो से ज़्यादा फैक्टर रहेगा तो हम उसके लिए अलग तरीका बताएंगे आपको, लेकिन दो फैक्टर का हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दो फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ है जो है, तो दो वेक्टर का सम हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे करना है। अब दो वेक्टर से ज़्यादा अगर आएगा,
दो वेक्टर से ज़्यादा, हाँ एक सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं दो वेक्टर का पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का हम लोग सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, आसान है। यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a माइनस बी को r निकालना है। तो r का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये a और ये माइनस बी करना है, यानी b इधर है तो इसका माइनस बी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। मतलब a प्लस बी नहीं करना है, a माइनस बी है, मतलब ये b इधर की तरफ है तो माइनस इधर, यानी इन दोनों को जोड़ना है तो रिजल्टेंट आपको इधर से पास करेगा। क्लियर है, क्योंकि a माइनस बी है और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, ये बहुत आसान है। ये अगर थीटा दिया हुआ है तो रिजल्टेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे आप माइनस कर देना, माइनस 2ab कॉस थीटा, ये काम कर देना, बस आपका रिजल्टेंट सामने आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आप यहाँ पे कर देना और टेन अल्फा में क्या कर देना, तो टेन अल्फा में वही ऊपर में तो आपको b साइन थीटा है, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, ये काम कर देना, बस इसी से आ जाएगा। तो ऐसा करो कि आप जो पहले जो क्वेश्चन दिए थे ना ये वाली, इसमें आप माइनस भी निकाल के देखना, सॉरी ये वाली, ये देखो इसमें आप माइनस भी निकाल के देखना, ठीक है। ये अच्छे, तो आप माइनस निकाल के इसमें देखेंगे तो आपको दोनों प्रैक्टिस एक साथ आ जाएगा। कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज है। देखो पहला है कि अगर किसी वेक्टर के में अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही वेक्टर रहेगा। जीरो वेक्टर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप a प्लस ए में b को ऐड करो या फिर b में आप a को ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये क्या होता है, कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपके पास a प्लस बी और c तीन वेक्टर है, आपने a और b को पहले ऐड कर दिया और c को बाद में किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a को छोड़ के b प्लस c को पहले ऐड कर लो और a को बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई कांस्टेंट k है, आप इसमें a और b को ऐड कर रहे हो मल्टीप्लाई करके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, यानी k भी मल्टीप्लाई करके भी आप ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये फॉलो करता है। ये आपको एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। पांचवा, अगर हम इसमें जाएंगे ना a माइनस बी में अगर जाएंगे तो ये बराबर नहीं होता है b माइनस ए के, ठीक है, चूंकि माइनस आ गया है ना, आप देख सकते हो ध्यान से कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। बराबर किसके होता है, तो आप a माइनस बी जो होता है ना, ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बट इसका जो डायरेक्शन होता है इसका उल्टा होता है ये वाले का, ठीक है, इसका उल्टा होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। यानी a माइनस बी को करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा ये बराबर होता है b माइनस ए करने के बाद। ये कुछ लॉज है, आपको प्रॉपर्टीज है एडिशन के, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज। और जाके सब्ट्रैक्शन का भी आपको प्रॉपर्टी बता ही दिया गया है यहाँ पे आके। अब जो यहाँ से दो फैक्टर से ज़्यादा को जो आप ऐड करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं कंपोनेंट लॉ का, कि कंपोनेंट हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि वेक्टर को कैसे कंपोनेंट किया में तोड़ा जाता है, रिजोल्यूट कैसे किया जाता है, इसको हम समझेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसकी जो है पढ़ाई लिखा करें, इस पर ध्यान दें, बढ़िया से इनको समझे। वेक्टर बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझा रहे हैं, बेस्ट एफर्ट लगा के समझा रहे हैं, बस आप लोगों का साथ ज़रूरी है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको सबसे अधिक मार्क्स फिजिक्स 1 के ही चैप्टर में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में भी तो आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ से दूर हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें।